What is Coulomb's law? No one? Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. If we will take two charges and if we place them at certain distance from each other, q1 and q2, then force of attraction depends on these two factors. And the third factor on which the force of attraction depends is the constant of proportionality, whose value, where k is constant of proportionality and its value is 1 by 4 pi epsilon naught equal to 9 into 10 to the power 9. Now what is this epsilon naught? Epsilon naught is absolute permittivity. Absolute permittivity. So this permittivity epsilon naught, that is absolute permittivity, is the permittivity of vacuum or air, and its value we generally derive, and that comes out to be 8.85 into 10 to the minus 12, and the unit of this is Newton meter square per Coulomb square. uh, Epsilon naught, Coulomb square upon Newton per meter square. Because if you'll substitute epsilon here, then epsilon will go up and F will come down. So it is Coulomb square upon Newton meter square. So this is the unit. Now what is this permittivity? This is little deep concept which you have to understand very clearly. You have to pay attention about it, otherwise you will not be able to understand it. That what do we mean by the permittivity? So it is basically the capacity of the medium to obstruct electric field. जैसे मान लो कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में कनेक्टिंग फैक्टर क्या है? हाउ डू दे इन्फ्लुएंस ईच अदर? कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को ये? कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन बताएगा? एक चार्ज को दूसरे चार्ज कैसे इन्फ्लुएंस करता है? किस? रिपल्शन। रिपल्शन तो करता है, लेकिन कैसे करेगा? यहां से लेके यहां तक क्या पहुंचेगा इस तक? Q1 ऐसा क्या पहुंचाएगा Q तक, Q2 तक कि वो रिपल्शन फील करेगा या अट्रैक्शन? फोर्स। वो फोर्स कैसे पहुंचेगी? इसके हाथ हैं? मीडियम से। मीडियम, मान लो मीडियम एयर है, तो कैसे पहुंचेगी एयर के थ्रू? एक चार्ज दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? चार्ज के हाथ पैर होते हैं कोई, या बोल के करता है? कैसे करता है? कुछ ना कुछ तो यहां से यहां तक जाता है ना, तभी तो वो इन्फ्लुएंस करता है। क्या जाता है Q1 से Q2 तक या Q2 से Q1 तक?
इलेक्ट्रिक फील्ड, Electric field. तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q2 तक पहुंचेगी तो Q2 को इन्फ्लुएंस करेगी, और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q1 तक पहुंचेगी तो वो Q1 को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपस में, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है ना ये, तो थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब मान लो कि बीच में एयर है, तो इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक पहुंच रही है। Yes, sir. अगर तुम यहाँ पे मीडियम चेंज कर देते हो, एयर के बजाय कुछ मीडियम और रख देते हो, मान लो तुमने यहाँ बीच में पेपर रख दिया, और यू केप्ट माइका, और यू केप्ट ग्लास, कुछ भी रख दिया, तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक पहुंच रही थी, जितनी पहुंच रही थी उतनी नहीं पहुंचेगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Yes, sir. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी किसी मीडियम के आने से, तो फिर फोर्स का इफेक्ट भी क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये जो रिडक्शन हो जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में, इसको हम परमिटिविटी का नाम दे देते हैं। तो एयर सबसे कम ऑपोजिशन ऑफर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में से पास हो जाती है। Yes. ठीक है, तो ये जो के है, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल रहे थे, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेसिकली, दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है relative permittivity upon absolute permittivity is equal to dielectric constant। जैसे मान लो मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं, अब तुम्हें ये रिलेटिव परमिटिविटी नहीं समझ आएगी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की है ना, तो रिलेटिव परमिटिविटी इन कंपैरिजन टू एयर कितनी वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है, Yes. इसके कंपैरिजन में जो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिशन देगा वो ये होगी, और जब तुम इन दोनों का रेशो निकालोगे तो उसका रेशो हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे वाटर है, मान लो तुमने दो चार्जेस के बीच में पानी रख दिया, अब तुम्हें लगेगा कि पानी कैसे रख देंगे, बट मान लो हमने दो चार्जेस को आइसोलेट किया, इंसुलेट किया कि उसमें पानी टच ना हो, एंड वी केप्ट देम इन वाटर, सो द मीडियम बिटवीन दीज टू चार्जेस इज वाटर। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। ठीक है, ध्यान से देखना, के की वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू 80। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो गई पानी की, 80 टाइम्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसका मतलब अगर तुमने दो चार्जेस को पानी में रखा है तो उसका फॉर्मूला बनेगा K ऑफ वाटर Q1 Q2 टाइम्स बाय आर स्क्वायर। अगर तुम्हें पिछली स्लाइड का याद हो तो हमने यहाँ पे K किसका रखा है, एयर का, क्योंकि दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है, Air. एयर। अगर पानी रखा है तो फिर K किसका होगा, Water. वाटर का। तो अगर एयर का जो K था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जो पानी का होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे यहां से, एप्सिलॉन नॉट इनटू 80। ये नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। Sir, can you repeat फ्रॉम starting?
एक तो 10 मिनट लेट आई, अब स्टार्टिंग से रिपीट। कहाँ से सर नेटवर्क इशू। कहाँ से कहाँ से? आई वॉज अबाउट टू डिस्कस अबाउट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लेकिन उससे पहले मैंने तुमसे पूछा कि कूलम्स लॉ क्या है, तो तुमने बताया कि कूलम्स लॉ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और थर्ड फैक्टर जिस पे फोर्स डिपेंड करती है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इस तरीके से निकल आती है, के की वैल्यू। लेकिन अगर मान लो इनके बीच में एयर ना हो, कोई और मीडियम हो, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुम एयर की बजाय कोई और मीडियम यूज करते हो तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बढ़ेगी या घटेगी, वो हम डिस्कस करने लग रहे थे अब। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच में एयर रखते हैं तो फिर जो एयर की परमिटिविटी है वो इतनी है, तो फिर के की वैल्यू होती है 1/4πε0। और अगर हम इसकी वैल्यू ε0 की यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस पूरे के सॉल्यूशन ये आ जाता है। तो अगर एयर है तो के की वैल्यू ये रख दोगे तुम सीधी सीधी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज तक पहुंचती है तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचे तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करते, या कम पहुंचे तो इन्फ्लुएंस कम करते हैं। बोला करो भाई क्लास में, अगर तुम बोलोगे नहीं तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। If you place any other medium than air, then they influence each other less or more? लेस। Less। क्यों लेस करते हैं? देखो, अगर तुम k की वैल्यू एयर में लिखते हो तो इतनी लिखते हो, लेकिन अगर तुमने पानी रखा तो क्या लिखोगे तुम k की वैल्यू? 1/4πε लिखोगे। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने तुम्हें यहां से कैलकुलेट करके दिखा दी कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद कर लो कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। तो हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। इस फॉर्मूले को भी याद कर लो। तो अगर हमें k की वैल्यू पता है तो हम ER की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी के 80 टाइम्स है, 80 गुना। इट्स 80 times the absolute permittivity. So since you're writing the dielectric constant 1/4πε, that is of water, so ER is equal to 80 times E naught. So you have substituted this value. Okay, so if I'll substitute this value here, then I will get 1/4πε0 into 80 Q1 Q2 by R square. अगर मैं 80 को बाहर लिख लूं 1/80 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, ये किस मीडियम की फोर्स की वैल्यू आ गई? ये तो वाटर की चल रही है ना। ये देखो 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, ये कौन से मीडियम में थी फोर्स की वैल्यू? एयर। एयर में। ये देखो, तो एयर में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो ऐसे कैलकुलेट होती है। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं फोर्स इन एयर, या नहीं लिख सकता? तो इसको मैं लिख दूंगा फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय 1/80, लाइक डिवाइडेड बाय 80। तो पानी में जो फोर्स है वो एयर की फोर्स से कितनी कम है? एटी टाइम्स। मतलब 80 से डिवाइड होके कम हो जाएगी। तो जब चार्जेस के बीच का मीडियम एयर नहीं होगी, जब चार्जेस के बीच का मीडियम
एयर नहीं होगा तो फिर उनकी फोर्स रिड्यूस होगी या बढ़ेगी? रिड्यूस होगी। रिड्यूस होगी। और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कितनी रिड्यूस होगी? उस मीडियम के रेड उस मीडियम के उस मीडियम के इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो पूछो। किसको समझ में नहीं आया पूछो। तो हमने क्या पढ़ा? We just studied that the force in air, म्यूट कर लो अपने आप को भी। Force in air is actually greater than force in medium. इसको हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। मान लो ये दो चार्जेस हैं, let us understand this with the help of a question. ये दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है 2 मिलीकूलम का और ये चार्ज है 3 मिलीकूलम का। इनके बीच का डिस्टेंस है 1.35 centimeter. Can you calculate the force between these two charges? And the medium in between them is air. Can you calculate the force between these two charges? Let me see who can calculate quickly. Sir, how to change millicoulomb to coulomb? कल लिखा था ना, मिली कितना होता है? 1 milli is how much? 10 to the minus 3. So the formula is K Q1 Q2 by R square. K is 9 into 10 to the power 9. Charge is 2 into 10 to the minus 3. 3 into 10 to the minus 3. And the distance is 1.35 into 10 to the minus 2 का whole square. Now the condition is the same charges are placed in water with the same distance. Now the medium between the charges is water. So this is the force in air and this is the force in water. Calculate both the forces. Calculate both the forces and tell the answer quickly.
आया आंसर या नहीं? क्लास खत्म होने से पहले आ जाएगा आंसर? Sir, answer for force in air is 296.296 and 2963. एक बार फिर से बताओ। 29 296.296 10 टू द पावर कुछ नहीं है? 10 to the power नहीं, 10 to the power नहीं है. अच्छा, you just wrote it in this way only. ये Yes, कैसे sir. आया? देखो, इसको तुम सॉल्व ऐसे करोगे। 9 इंटू 2 इंटू 3 10 टू पावर 9 10 टू पावर -6 अपॉन 1.35 इंटू 1.35 इंटू 10 टू पावर -4। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 54 अपॉन 1.35 इंटू 1.35, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 9 + 4 13, 13 में से 6 गए 7। ऐसे किया? नहीं सर, थोड़ा कैलकुलेटिंग मिस्टेक हुई है. हाँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, 54 डिवाइडेड बाय 1.35, ये आ गया 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 1.35, एक और कर लो। तो आ गया 296296296। यही आया ना तेरा? यही था? Yes, sir. Yes, डेसिमल sir. कहाँ है? डेसिमल 296 के बाद. यहाँ तो 29 के बाद आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 10 टू पावर 7। तो यहाँ 29.6 है ना, इसको तुम राउंड ऑफ करके 2.96 लिख सकते हो इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट की तरफ जाएगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा। ये चीज पता है या नहीं? इफ द Yes, sir. डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, देन 1 इज एडेड इनटू दिस नंबर ओवर हियर। Okay, now what is the force in water? How much is the force in water? तो अगर तुम्हें पिछली डेरिवेशन याद हो तो तुम लिखोगे फोर्स इन वाटर इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तुम्हें बार बार वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है फिर से। तो तुम लिखोगे 2.96 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 80। तो अब इसका आंसर कितना आया? 0.037 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसको 2 डेसिमल यहां शिफ्ट करो।
दो प्लेसेस, नॉट दो डेसिमल, दो प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट करो, तो ये आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁶ न्यूटन। कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है? 10⁸ ज्यादा बड़ा होता है या 10⁶ ज्यादा बड़ा होता है? 6 10⁶ बड़ा है। नहीं 6 नहीं 8 बड़ा है। हाँ 10⁸ बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स रिड्यूस हो फोर्स गई। दो चार्जेस के बीच में जब एयर की बजाय हमने पानी रखा, तो उनके बीच की जो फोर्स ऑफ रिपल्शन थी वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। अब ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा यस सर। that whenever there is another medium than air, एयर के अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम हम चार्जेस के बीच में रखते हैं, तो उनके बीच की फोर्स क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। अब आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं? वी डिराइव, ये लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे, वी डिराइव कूलम्स लॉ in vector form because its derivation is very simple. In vector form, to show that Coulomb's law obey Newton's third law. न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सा है? What is Newton's third law? Can anybody tell me? No? To every action, there is always an equal and opposite reaction. Yes, very good. If Q1 will repel Q2, then Q2 will also repel Q1. और जो Q1 फोर्स एक्सर्ट करेगा Q2 के ऊपर, उतनी ही फोर्स Q2 एक्सर्ट करेगा Q1 पर. So if suppose F12 is the force exerted का मतलब समझते हो? अप्लाई करना. F12 is the force applied on Q1 by Q2 and F21 फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर साइन उसके ऊपर लगा देते हैं. F21 is on Q2 by Q1. तो अगर हम ऐसे इसको लिखें कि 1 पे 2 ने फोर्स लगाई तो F12, और 2 के ऊपर 1 ने फोर्स लगाई तो F21. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा? दोनों फोर्सेस एक तो आपस में बराबर होंगी, और क्या होंगी? और क्या होंगी? ऑपोजिट। ऑपोजिट. तो अगर F12 ऐसी है तो F21 ऐसा होगा. तो ऑपोजिट को शो करने के लिए क्या लगाते हैं? नेगेटिव साइन. तो हम लिखेंगे F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12. और फोर्सेस हमेशा न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करती हैं. तो कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने का सिर्फ यही मोटिव है, टू शो दैट द कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 on Q2 और Q2 on Q1 आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ये जो R1 और R2 मैंने यहां पे लिए हैं, इनको क्या बोलते हैं? जो ऑरिजिन से किसी की पोजीशन बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस.
पोजीशन वेक्टर, Distance. इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। ऑल्दो दे टेल्स द डिस्टेंस, पोजीशन मतलब डिस्टेंस ही तो होता है ना, जैसे तुम देखोगे पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही बात होती है, ग्रेड 9 में पढ़ा ना। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो तो तुम बोलोगे ये पोजीशन और ये टाइम और ये स्ट्रेट लाइन, मतलब उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो ये पोजीशन वेक्टर है जो एक डिस्टेंस बताता है कि ओरिजिन से कितनी दूर है। और इन दोनों के बीच का जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मैंने पहले कहा था वेक्टर पढ़ के रखना, वेक्टर काम आएंगे। इसकी जो वैल्यू होगी वो r2 माइनस r1 होगी यहाँ पे। तो अगर तुम्हें यहाँ डिस्टेंस मेजर करना है तो इस डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका ये है, r21 यहाँ लिख दो और r12 यहाँ लिख दो। r12 का मतलब क्या है, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। r12 is the distance of 1, that is q1 from q2 and r21 क्या होगा, Distance from Q2 From R1. डिस्टेंस ऑफ q2 फ्रॉम Q1. q1, Q1. ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया तो मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब तुम्हें लगेगा कि ये डायरेक्शन क्यों बीच में बार बार हम इंक्लकेट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानेंगे, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानता हूं, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर राइट की तरफ पॉजिटिव है तो लेफ्ट की तरफ क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो r1 इज इक्वल टू r21, लेकिन सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, जो फर्क यहां पे है दोनों के बीच का साइन का डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड मतलब अगर तुम स्केल से इसको मेजर करते हो तो इधर से मेजर करने में और इधर से मेजर करने में कोई डिफरेंस होगा, तुम बोलोगे कि तुम्हारे घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और स्कूल से घर तक का डिस्टेंस है 10.5 किलोमीटर, ऐसा होता है कभी? No, sir. नहीं, सेम ही होता है ना। तो हम ये बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हम ये बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन क्या फर्क है, Displacement. डायरेक्शन का फर्क है। यहां भी मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस क्या है फिर, Direction. डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो अगर ए बी मीन्स फ्रॉम ए टू बी, दिस इज r2 minus r1, and from b to a, this is r1 minus r2. okay, since we are changing the direction, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस में लिखने का मतलब पता है क्या होता है, कि इसका मैग्नीट्यूड चाहे तुम r1 माइनस r2 करो चाहे r2 माइनस r1 करो, इसका जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का वो फिक्स रहेगा, जितना उसका मैग्नीट्यूड है उतना ही रहेगा। तो मॉड्यूलस में जब भी हम लिखते हैं तो दैट इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड। इफ यू रिमेंबर, अ वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, याद है? तो मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड्यूलस में लिखा जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को -10 लिखते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि 0 से लेफ्ट की तरफ मेजर करना शुरू कर दो, उसका मतलब होता है सिर्फ हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है, ठीक है। तो नाउ द कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, तो Q1 पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, F12। तो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, बेसिकली this is indicating the direction of this force, or you can see
the direction of the force and the direction of this r12 is similar, in the same direction they are. तो अगर मैं इसको r12 लिखता हूं तो मैं यहां लिखूंगा मॉडुलस ऑफ r12 एंड डायरेक्शन ऑफ r12. ये बात समझ आई? तो इसको हम पढ़ते हैं r12 कैप. क्या पढ़ते हैं? R12 कैप. और जिसके ऊपर कैप लगी होती है वो कौन होता है? वेक्टर में, वेक्टर नोटेशन में जिसके ऊपर कैप होती है वो क्या होता है? डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर बोलते हैं उसको. उसका नाम यूनिट वेक्टर है. कभी भी तुम इसको डायरेक्शन नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे ये यूनिट वेक्टर है. ठीक है? टेक्निकली you cannot speak like that. Okay, so you will say this is unit vector. तो फिर कोई तुमसे पूछेगा तो यूनिट वेक्टर क्या करता है, तो तुम बोलोगे कि यूनिट वेक्टर as the name tells its magnitude is unit, that is 1. इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है. तो फिर हमने इसको रखा क्यों यहाँ पे? क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताता है. तो अब तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 but it tells us about the direction only. जो हमें ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है. Shall I repeat or is it clear? रिपीट करूं या ठीक है? Unit vector is a vector whose magnitude is 1 but it tells us about the direction. Tells about Direction. ठीक है? Now see, where r12 is a unit vector along BA, that is, so unit vector can be written as, please look here very carefully, unit vector can be written as vector divided by the magnitude. तो यहां से आ जाएगा ना, r cap is r vector divided by the magnitude. लिख सकते हैं? या नहीं लिख सकते? या कंफ्यूजन है? Yes or no? Yes. Okay. So r cap, from here you can write r cap is equal to, take this into the denominator here, r vector divided by r of modulus. तो वही उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि r cap को हम r12 divided by modulus of r12, that is magnitude. अब magnitude तो सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे यहाँ से मेजर करो चाहे यहाँ से, वो r है, सेम है. So you will write in place of r cap 12 r12 by r.